गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे I am studying upon 211 एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। यहाँ पर सब्जेक्ट है इकोन 211 एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, किसी भी तरह सहकारिता। इसके अंतर्गत आपका टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है, बैंक क्या है? बैंक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये बैंक क्या है, जिससे हम पैसे का जो है जमा निकासी और उससे फाइनेंस और सारी सुविधाओं से लेन देन या सारी सुविधाएं आर्थिक से संबंधित सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं या हमको प्रदान करती है। ये बैंकों का उदय कब हुआ, बैंक कब बनाई गई? ये ब्रिटिश काल से ही कुछ बैंकें बनाई गई थी, लेकिन उनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। स्टेट बैंक थी, हर राज्य में स्टेट बैंक थी। 1961-62 में स्टेट बैंक ही बनाई गई थी, लेकिन उनका सबका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। और वाणिज्य बैंक, वाणिज्य का मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक या व्यापार से संबंधित है। व्यापार से संबंधित जो बैंक व्यापार को बढ़ावा दे, व्यवसाय को बढ़ावा दे या उससे संबंधित सारे वर्क करे, अपने व्यवसायियों को जो है लोन प्रदान करे, कर्ज प्रदान करे, उनके पैसे का लेखा उनको ज्यादा प्रॉफिट दे, इन सबका कार्य वाणिज्य बैंक के अंतर्गत किया जाता रहा है या होता है। फिर कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, उनको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। और बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण के बारे में आप जानिए। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। पहले सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं था, सब अलग अलग ब्रांच थी। सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत 19 जुलाई 1969 में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की प्राइम काल में 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें 14 बैंकों को जोड़ा गया। 14 बैंकों को कॉमर्शियल बैंकों से जोड़ा गया। व्यवसाय का विस्तारीकरण करने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, जिससे देश और राष्ट्र का विकास हो सके और लोग प्रगति कर सके और अपना रोजी रोटी चला सके। इसके लिए जो है 19 जुलाई 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उसको कॉमर्शियल बैंकों से ज्वाइंट किया। वो 14 बैंक कौन है? पहली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक UCB, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM, इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB, 14 IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ और उनको कमर्शियल बैंक से जोड़ा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके कार्यकाल में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को उस समय राष्ट्रीयकरण किया गया और छोटे छोटे व्यवसाय, लघु उद्योग, कृषि लोन, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, इनका बढ़ावा देने के लिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए 6 बैंकों को अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर से किया गया। इसमें वो 6 बैंक थे आपके न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन 6 बैंकों को 1980 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय एक साथ किया गया था। तो आपका 14+6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इनको कमर्शियल बैंक से जोड़ा गया। कमर्शियल बैंक से इनका जोड़ने का उद्देश्य था कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, छोटे छोटे लोग उद्योग चलाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए इनको फंड दिया जाए, इनको लोन दिया जाए और इनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। और इतनी ज्यादा मात्रा में राष्ट्रीयकरण किया गया और सारे इन सबको एक बैंक से जोड़ा गया, कमर्शियल बैंक। इसलिए कमर्शियल बैंक सबसे बड़ी बैंक है आपकी कमर्शियल बैंक। क्योंकि जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो सारी बैंकों को कमर्शियल वाणिज्य बैंक से ही जोड़ा गया। और आपकी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकों का बैंक आपका जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जो कि सबको फंड प्रदान करता है। कोई वो बैंकों को लोन देता है,
कोई दूसरा व्यक्ति आरबीआई से लोन नहीं ले सकता और सरकार को फंड प्रदान करती है और बैंकों को कर्ज देती है आरबीआई। कोई व्यक्ति पर्सनल आरबीआई बैंक से लोन नहीं ले सकता, इसलिए बैंकों का बैंक उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके बाद सबसे बड़े बैंक के रूप में आपके कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई और जिससे 14 बैंकों का उस समय से 69 में जो है राष्ट्रीयकरण हुआ और 6 बैंकों का 1980 में 20 बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे छोटे छोटे लघु उद्योग व्यवसाय और खेती से संबंधित सारे रोजगारों का बढ़ावा मिल सके, उनको कम इंटरेस्ट पर इनको आसानी से ब्याज मिल सके और ये अपने छोटे छोटे कम पूंजी में छोटे छोटे लोन प्रदान किए जा सके। इनको इन सबको देखते हुए इन बैंकों का स्थापना की गई, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये छोटे छोटे व्यवसाय क्या है, इनको कैसे व्यवसाय, कौन कौन से व्यवसाय कैसे कैसे व्यवसाय कर सकते हैं हमारे यहाँ जो है। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, उनको व्यवसाय प्रदान करने के लिए इन बैंकों की जो सुविधा दी गई, उनको किस किस फंड में किस किस बेस पे उनको रोजगार दिया गया। रोजगार के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। रोजगार के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट सेक्टर, प्रोडक्ट सेक्टर, दूसरा फार्म सेक्टर, तीसरा प्रोडक्ट सेक्टर। व्यवसाय के लिए जो 3 पार्ट होते हैं, इनपुट सेक्टर, फार्म सेक्टर और प्रोडक्ट सेक्टर। ये सारे व्यवसाय, खेती का व्यवसाय हो या कोई भी व्यवसाय हो, सब पर ये 3 सेक्टर ही लागू होते हैं। क्योंकि आप जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, किसी के स्टूडेंट हो, तो आप अपने क्षेत्र में देखिए कि इन क्षेत्र में 3 पार्ट में व्यवसाय इसको कैसे बांटा गया। ये 3 पार्टों के अंतर्गत उनको भी व्यवसाय दिया जा सकता है जिसके पास जमीन या लैंड नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, वह भी 3 सेक्टर के अंतर्गत व्यवसाय कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप उनको ध्यान से देखिए। इनपुट सेक्टर क्या है? जो इनपुट का मतलब है जो संसाधन लगाया जाता है, कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो संसाधन तैयार किए जाते हैं, उनके क्षेत्र में व्यवसाय करना, इनपुट का मतलब है जैसे किसान के खेत में बीज तैयार करना या बीज की मार्केटिंग करना, उनके छोटे छोटे कुदार, फावड़ा, मशीनरी, तकनीक, ट्रैक्टर, टिरबिल और छोटे छोटे जो भी यंत्र, जो भी सहायक यंत्र हैं खेती में के लिए, उनका प्रोडक्शन करना या तो उनकी मार्केटिंग करना, बीज, फर्टिलाइजर, कंपोस्ट बनाना, पशुओं के लिए चारा बनाना, फीड फार्डर बनाना, पशु आहार बनाना, इन सारी चीजों का इनपुट सेक्टर के अंतर्गत आता है, जो कि इनके व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है। या तो हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या तो जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है उनसे हम पूंजी लगा के उनका माल खरीद कर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिससे हमको रोजगार मिलेगा और हमको धन की प्राप्त होगी, जिससे हमारी बेरोजगारी दूर होगी। इन छोटे छोटे व्यवसाय को चलाने के लिए कमर्शियल बैंक ने तरह तरह की शाखाओं और उसके अंतर्गत ऋण प्रदान किया। दूसरा क्या है? फार्म सेक्टर में है कि जिनको प्रोडक्शन लेना है, जैसे हमको फसल उत्पादन लेना है, हमारे ये तभी संभव है जब हमारे पास फील्ड होगी, और यह अगर हमारे पास फील्ड नहीं होगी तब भी हम इसका व्यवसाय कर सकते हैं।
इनपुट सेक्टर फार्म सेक्टर में फसलों का उत्पादन करना, सब्जियों का उत्पादन करना, फलों का उत्पादन करना, तरह तरह के बाद दूध उत्पादन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना। जो फार्म पर हम प्रोडक्शन लेते हैं वह प्रोडक्ट हमारा फार्म के अंतर्गत आता है, वह फार्म सेक्टर का व्यवसाय है। इसी से संबंधित बहुत व्यवसाय है, वह फार्म सेक्टर के अंतर्गत आता है। थर्ड आपका प्रोडक्ट सेक्टर। प्रोडक्ट सेक्टर उनके लिए है जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, उनको रोजगार खेती से कैसे मिलेगा। लोगों को आश्चर्य होता है लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट सेक्टर फार्म से जो प्रोडक्शन होता है वह प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। फार्म से जो उत्पादन होता है वह प्रोडक्ट कहलाता है। उन प्रोडक्ट को परचेज करके किसान के यहाँ से, जैसे गेहूं का परचेज करके जो है मान लो जो है मैदा, आटा, सूजी, मैक्रोनी, तरह तरह के उनके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। बाकी पैडी का प्रोडक्ट करके जो है राइस मिल प्रोसेसिंग यूनिट या जो है सरसों, तिल या तेल से संबंधित जितनी फसलें हैं उनका परचेज किसानों के यहाँ से परचेज कर करके प्रोसेसिंग कर करके तरह तरह के प्रोडक्ट बना करके पैकिंग बना करके मार्केटिंग कर करके हम किसानों तक या लोगों तक कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर करके हम धन कमा सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूध का उत्पादन मान लो हम नहीं कर सकते तो दूध हम खरीद करके घी, खोवा, पनीर जैसे तरह तरह की कंपनियां, एजेंसियां, पराग डेयरी और खाद्य पदार्थ की तरह तरह की कंपनियां कार्य कर रही हैं। प्रोडक्ट सेक्टर से इस तरह से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मान लो पोटैटो हुआ आपका पोटैटो का उत्पादन आप नहीं कर सकते लेकिन उनको किसानों के यहाँ से खरीद करके या डायरेक्ट बेच करके, स्टोरेज कर करके या उनका चिप्स बना करके, उनकी पैकेजिंग कर करके या उनके और कोई खाद्य पदार्थ कर करके, कुरकुरे या इस तरह के कोई भी खाद्य पदार्थ तैयार करके प्रोसेसिंग के द्वारा कंज्यूमर तक पहुंचाकर हम धन कमा सकते हैं। इसलिए तीनों क्षेत्र में आपको रोजगार मिल सकता है, आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह तरह के छोटे छोटे व्यवसायों को चलाने के लिए कमर्शियल बैंक ने आपको ऋण प्रदान किया है, ऋण की सुविधा प्रदान किया है, जिससे हमको जो है ऋण की प्राप्त होती है। और जो है व्यवसाय करने के लिए यह तीन ही सेक्टर है, इनपुट सेक्टर, फार्म सेक्टर और प्रोडक्ट सेक्टर। ठीक है। अब और इनकी सुविधा, इनके उत्पादन और इनके रिटर्न के हिसाब से समय अवधि के हिसाब से इनको कर्ज प्रदान करते हैं। अब आपकी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? यह फसल उत्पादन के लिए कुछ अवधि के लिए दिया जाने वाला शॉर्ट टर्म लोन है, जो कि 6 महीने में या साल भर में इसको रिटर्न करना होता है। इनकी 6 मंथली या 1 ईयर की इनका ड्यूरेशन होता है और कम इंटरेस्ट पर किसानों के फसल उत्पादन के लिए जो कर्ज दिया जाता है वह केसीसी कहलाता है। तो मंथली रिटर्न नहीं करना होता। मान लो हर फसल रबी खरीद जाए के हिसाब से 3 फसलें होती हैं और 6-6 महीने के या जो 4-4 महीने की फसलें होती हैं, इसलिए इनको हार्वेस्टिंग का पूरा समय दे देकर इनको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। 6 मंथ के टाइम पर इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 6 मंथ से 1 ईयर तक इनको 6 से 7% इंटरेस्ट लगता है। इसके बाद भी अगर आप रिटर्न न कर सके तो आपको पूरा ब्याज होता है 12, 13 या 14% इंटरेस्ट देना पड़ता है। वह किसान क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो आपको ऋण भुगतान करना पड़ता है। अगर आप समय से अपने फसल का उत्पादन और मार्केटिंग कर करके पैसे को जो है रिटर्न कर दें, रीपेमेंट कर दें, तो आप खुद पूंजी की तरह कार्य करता है और आप अपनी खेती का प्रोग्रेस कर सकते हैं। यह फसल उत्पादन के लिए दिया जाने
किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। यह उनको मिलता है जिनके पास अपनी लैंड होती है, अपनी जमीन होती है, अपना फसल चक्र दिखाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन दिखाना पड़ता है कि कौन सी फसल हम ले रहे हैं, उससे कितना उत्पादन हो सकता है, उस रेशियो में हमको और हमारी जो लैंड उत्पादन फसल चक्र के हिसाब से हमको कर्ज मिलेगा। ठीक है, यह किसान क्रेडिट कार्ड हुआ। ये सब इन सबको फंड प्रदान करना कमर्शियल बैंक का कार्य है, जिससे लघु उद्योग, छोटे छोटे व्यवसाय प्रदान किए जा सके। अब आप पढ़िए जो लीड बैंक। लीड बैंक लीड बैंक लीड बैंक का नाम सुना होगा आपने। यह प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक होता है। लीड बैंक कोई अलग से कोई बैंक नहीं है। लीड बैंक एक बैंक को विशेष पद, किसी एक बैंक को दिया जाने वाला विशेष पद है, विशेष स्थान है। लीड बैंक कोई बैंक नहीं, जैसे स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इस टाइप की कोई बैंक नहीं है। लीड बैंक किसी भी बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया जा सकता है। लीड बैंक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैंक होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक पद होता है, इसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है, जिलाधिकारी होता है। वह अपने जिले में किसी एक बैंक को लीड बैंक का पद दे सकता है, वो चाहे पीएनबी हो, ग्रामीण बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, किसी एक बैंक को जो उस जिले में सुचारू रूप से काम कर सकते हो, जिसकी शाखाएं ज्यादा हो और जो ग्रामीण स्तर तक जो है फंड प्रदान कर सकता हो और पूरे जिले का नेतृत्व कर सकता हो, उस बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया जाता है। और उसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है। कलेक्टर उसका पूरा नेतृत्व कलेक्टर के ही चार्ज में होता है। मैनेजर बिना कलेक्टर के साथ जो है उससे जो किसी बैंक को फंड नहीं प्रदान करता। इससे गांव के विकास के लिए खंजा, नाली, छोटे छोटे उद्योग और पूरे गांव क्षेत्र के विकास के लिए, जिससे ग्रामीण और रूरल एरिया तक विकास को पहुंचाया जा सके, किसी एक बैंक को लीड बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। वह उस जिले के रूपरेखा पर निर्भर करता है, जिसका नेतृत्व और चुनाव उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ही करता है। इसलिए उसको उस लीड बैंक का अध्यक्ष बनाया जाता है। लीड बैंक का अध्यक्ष या चेयरमैन वह कलेक्टर ही होता है। सारा पावर कलेक्टर के हाथ में दिया जाता है और किसी भी बैंक को लीड बैंक का दर्जा दे दिया जा सकता है। यह हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक बनाई जाती है। ठीक है, ये आपकी जो लीड बैंक स्कीम है, इसके तहत ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में छोटे छोटे व्यवसाय, उनका व्यवसाय खंजा, नाली, सिंचाई के साधन, सिंचाई की नाली, खेत या फार्म तक जाने के लिए जो सड़कें, विद्युतीकरण, जल का संचालन, इस तरह से छोटे छोटे कार्यों के लिए पूरे जिले के विकास के लिए लीड बैंक बनाई जाती है। इनका अध्ययन आप इस नोट्स और पीडीएफ में करोगे। अब आप कल पढ़कर अध्ययन करोगे आरआरबीएस रीजनल रूरल बैंक, रूरल रीजनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनका अध्ययन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ही क्षेत्र के लोगों को ही कर्ज देती है, उन्हीं का अकाउंट खोलती है जो उनके क्षेत्र, उनके दायरे के अंतर्गत आते हैं। उनको ऋण की सुविधा देती है, उनको व्यवसाय करने के लिए ऋण देती है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का छोटे छोटे व्यवसाय, प्रोसेसिंग के लिए, छोटी छोटी फर्म डालने के लिए, इन सब के लिए कर्ज प्रदान करती है और समय पर भुगतान करा करके उनको प्रॉफिट प्रदान करती है। बीमा, छोटे छोटे फसलों का बीमा कराती है।
छोटे छोटे व्यवसायों का बीमा कराती है, या RRPC के अंतर्गत आता है, तो रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, इनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। अब इसके बाद अगले क्लास में हम इसके अलावा फाइनेंस और क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा के बारे में पढ़ेंगे हम, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, ओके।